हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका गुरुजी क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं बीए एलएलबी 5 इयर्स प्रोग्राम का बहुत ही पहला सब्जेक्ट जिसका कोड है BL1001। ये कोड हमारा है 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बीए एलएलबी का फर्स्ट ईयर सेमेस्टर जनरल इंग्लिश 1 का। बीए एलएलबी 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स का फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश 1। जो स्टूडेंट अभी 12th पास करके निकले हैं, जस्ट उन्होंने 12th पास करने के बाद अभी बीएलएलबी में अपने आप को एनरोल करा है किसी भी यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी के अंदर जनरल इंग्लिश का हमारा पहला कोई एक सब्जेक्ट होता ही होता है बीएलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर में। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि बीएलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर जो जनरल इंग्लिश है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हम कैसे करेंगे जिससे हमारे मार्क्स अच्छे बने। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएलएलबी जनरल इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस, किस तरीके से इंग्लिश पढ़ी जाएगी और किस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं इस पूरी सीरीज के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। आने वाले एग्जामिनेशन से पहले आपको प्रिपेयर करके भेजूंगा और सारी बातें 10 नंबर 20 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं सारी चीजें बताऊंगा। आज से क्लास का श्री गणेश होने वाला है, आज से क्लास स्टार्ट होने वाली है और आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम करेंगे बीएलएलबी 1 इंटीग्रेटेड बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का जनरल इंग्लिश का इंटीग्रेटेड कोर्स 5 इयर्स के कैसे हम स्टार्ट करेंगे अपने इस सब्जेक्ट को। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास चैप्टर आ गया यहां पर बीएलएलबी। आज मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं लीगल ड्राफ्टिंग। लीगल ड्राफ्टिंग क्या होती है? देखिए, हमारे पास जो स्टूडेंट्स अभी 12th पास करके निकले हैं, अब 12th पास करके निकले हैं, उन्हें नहीं पता कि लीगल ड्राफ्टिंग का मतलब ही क्या होता है, किस तरीके से लीगल ड्राफ्टिंग करी जाती है। तो मैं आपको एक चीज यहां पर पूरी हिसाब से बता दूं कि आपने यहां पर क्या करा था। आपने अपने 12th क्लास के अंदर 12th क्लास में आपने लिखा था जॉब एप्लीकेशन लेटर। जॉब एप्लीकेशन लेटर ये आपने 12th क्लास में लिखा था। एक आपने लिखा होगा नोटिस, एक आपने लिखी होगी रिपोर्ट, एक आपने लिखा होगा लेटर टू एडिटर, और आपने कोई कंप्लेंट लेटर लिखा होगा। तो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें आपने अपनी 12th क्लास में करी होंगी। 12th क्लास क्लियर करते ही देखिए जॉब एप्लीकेशन लेटर, आई नो यू गाइज विल बी अवेयर अबाउट इट दिस केक भाई, किस तरीके से जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखा जाता है। नोटिस का भी आपको पता होगा, पर आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें शुरू से करवाऊंगा। पर मैं आपको यहाँ पर पहली क्लास में सबसे एक नई चीज करवाने वाला हूं, क्योंकि नए स्टूडेंट्स आए हैं और देखना चाहते हैं कि यार हम लॉ करने जा रहे हैं कि लॉ के अंदर अगर मैं जॉब एप्लीकेशन लेटर ही लिखना था तो 12th और लॉ के अंदर डिफरेंस क्या है। तो मैं आपकी शुरुआत जॉब एप्लीकेशन लेटर से नहीं, नोटिस से नहीं, रिपोर्ट से नहीं, और ना ही लेटर टू एडिटर, ना ही कंप्लेंट लेटर, मैं आपकी शुरुआत करूंगा लीगल लेटर से, ताकि आपके अंदर वो जोश पहले सेमेस्टर से ही बना रहे, फर्स्ट सेमेस्टर से ही लास्ट सेमेस्टर तक, कि हमें एक अच्छा एडवोकेट बनकर निकलना है, अपनी यूनिवर्सिटी से अपने कॉलेज का नाम रोशन करना है, देश का नाम रोशन करना है। और क्या है लीगल राइटिंग, उसके बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं। लीगल राइटिंग के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं एक लीगल लेटर। देखिए, लीगल ड्राफ्टिंग, लीगल लीगल का मतलब होता है लॉ, विच इज गवर्न बाय लॉ। लीगल का मतलब ऐसी कोई चीज जो कि लॉ के द्वारा राइट है, लीगल। इसके अलावा ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग का मतलब जो लॉ के द्वारा राइट है, मतलब द थिंग विच इज गवर्न बाय द लॉ, जिसको लॉ गवर्न करता है, उसको हम कैसे ड्राफ्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो बताने वाला हूं। कुछ एक दो छोटे छोटे से लेटर कराऊंगा मैं आपको, जिनकी जो एग्जाम में वेटेज रहती है इन लेटर्स की 10 मार्क्स। एग्जाम में इन लेटर्स की वेटेज रहेगी 10 मार्क्स। बहुत ही सिंपल लेटर होते हैं, बहुत इजी तरीके से आप सीख जाएंगे लिखना, और 10 मार्क्स बहुत इजी हो जाते हैं बच्चों को ग्रैब करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लीगल ड्राफ्टिंग से। बच्चों, लीगल का मतलब हो गया लॉ और ड्राफ्ट का मतलब हो गया राइटिंग। राइटिंग मतलब कि लॉ की लैंग्वेज में लेटर को कैसे लिखा जाता है, वो हम यहां पर सीखने वाले हैं। लीगल का मतलब लॉ, ड्राफ्ट का मतलब राइटिंग। तो कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चंस को सबसे पहले मैं आपको बता दूं। आपको सबसे पहले यहां पर एक चीज जान लेनी है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कौन होता है। देखिए, उस चीज को जानने से पहले हम देख लेते हैं कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कौन होता है। देखिए, यहां पर एक
प्लेंटिफ। प्लेंटिफ वो होता है जो कंप्लेन या कुछ भी चीज अपनी तरफ से पहल पहल कर रहा है, यानी फर्स्ट बंदा। जो अगर मेरे को किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट करनी है, और कंप्लेंट करनी है, कुछ भी लेटर लिखना है किसी अगेंस्ट, कोई केस में कोर्ट सू करना है, कोर्ट में केस सू करना है, मतलब मैंने आपको कोई कोई कोर्ट में सू करना है, मेरे को किसी को केस डालना है, सू करने का मतलब केस डाला, कोई भी केस डाला है, तो मैं जो पहला व्यक्ति हूं जिसके द्वारा हर कार्रवाई को किया जा रहा है, उसे बोला जाएगा प्लेंटिफ, यानी कि फर्स्ट पर्सन। ही इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। अब होता है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट डिफेंडेंट होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब जिसके खिलाफ वो की जा रही है, मतलब कि अब देखिए, मैंने अगर सपोज करें ए ने बी को चाकू मार दिया, तो बी ने ए के खिलाफ एक केस दायर कर दिया कि भैया ए ने मेरे को चाकू मारा था, मेरे को यहाँ पर चोट लग गई, मैं इसके खिलाफ केस दायर कर रहा हूं, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है ये। तो जो बी है, यानी कि अगर ए ने बी को चाकू मारा, तो जो बी है, बी इसके खिलाफ कोर्ट में केस करेगा, यानी कि सू करेगा, यानी कि ये प्लेंटिफ है और ये जो है ये डिफेंडेंट है। ही इज डिफेंडेंट, यानी कि ए डिफेंडेंट है और बी प्लेंटिफ है। ए अपने बचाव में ये कह सकता है कि मैंने चाकू इसलिए मारा था, हो सकता है बी मेरे पे हमला करने वाला था, मैंने अपना बचाव करने के लिए चाकू मार दिया। तो बी क्या है? बी क्या है? प्लेंटिफ है। ए क्या है? डिफेंडेंट है। हमने इसको करने से पहले ये चीजें समझ ली। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर पहला एक क्वेश्चन यहां पर लिखा है, डिस्कस द पार्टिकल्स दैट प्लेंटिफ मस्ट स्टेट इन द प्लांट। अगर देखिए, अब हमें ये चीज बतानी कि अगर कोई प्लेंटिफ प्लांट लिख रहा है, प्लांट मतलब कोई लेटर लिख रहा है, लेटर कोई लीगल लेटर लिख रहा है प्लेंटिफ, तो उसको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए? द प्लांट शैल कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ये चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, जैसे कि द नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज टू बी ब्रॉट, मतलब सूट मतलब वो कोर्ट का नेम, मतलब कि नेम ऑफ द कोर्ट द सूट इज टू बी ब्रॉट, उस कोर्ट का नाम लिखा हुआ होना चाहिए ऊपर, जहां पर वो जो सूट यानी कि वो केस डाल रहा है, जिस जगह पर वो केस डाला है, जैसे कि मेरठ, दिल्ली और पंजाब या तमिलनाडु, अहमदाबाद, कहीं पर भी अगर वो केस डाला है, तो उस जगह का, उस कोर्ट का नाम हो, तो नेम ऑफ द कोर्ट पहली बात हो गई। दूसरी बात, द नेम ऑफ द डिस्क्रिप्शन एंड द प्लेस ऑफ द रेसिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ, यानी कि प्लेंटिफ का पूरा नाम और प्लेस यानी कि प्लेंटिफ का रेसिडेंस, प्लेंटिफ के रेसिडेंस का एड्रेस, जहां पर उसका परमानेंट एड्रेस है। तीसरी बात, द नेम ऑफ द डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ द रेसिडेंट एंड द डिफेंडेंट सो फार एज दे कैन बी असर्टिनेटेड। अब जो डिफेंडेंट है उसका नाम लिखा हो, जहां पर वो रहता है उसका एड्रेस लिखा हो वहां पर। चौथी बात, वेयर द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट इज अ माइनर और अ पर्सन अनसाउंड माइंड, द स्टेटमेंट दैट इज अ फैक्ट। देखो, ये भी उसके अंदर लिखा हो जाना चाहिए कि क्या प्लेंटिफ और डिफेंडेंट में से कोई माइनर है, कोई 18 साल से कम का है, अगर नहीं है तो मेंशन हो कि दोनों एडल्ट है। और दूसरी बात क्या है वहां पर, पर्सन कोई अनसाउंड माइंड, कोई पागल ना हो, मतलब कोई अनसाउंड माइंड ना हो, पागल ना हो, मतलब कि ऐसा फिजिकली डिसेबल ना हो, जो कि अपने होश आवाज में ना हो, ऐसा भी मेंशन हो जाना चाहिए। कि द फैक्ट, अगला होता है द फैक्ट कंस्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट इज अक्रॉस, मतलब पहले ही लिखा चाहिए कॉज ऑफ एक्शन, मतलब क्या कारण से ये प्लेंटिफ रिपोर्ट लिख रहा है और कब हुआ, ये कब हुआ, डेट। इसके बाद द फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन, मतलब द फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन, अब ये बताया जाना चाहिए कि कोर्ट के अंडर में, ये जुरिसडिक्शन के अंदर ये वाला फैक्ट आता है, यानी कि ये केस आता है। दूसरी बात, द रिलीफ विच प्लेंटिफ क्लेम्स, मतलब अब प्लेंटिफ चाहता क्या है, रिलीफ का मतलब प्लेंटिफ क्या चाहता है, यानी कि मुझे अगर ये क्षति हुई है, मुझे अगर ये लॉस हुआ है, तो इसके लिए मुझे क्या कंपनसेशन चाहिए, वो मेंशन होना चाहिए। वेयर द प्लेंटिफ हैज अलॉट सेट ऑफ एन रिलिंक्विश अ पोर्शन एज क्लेम द अमाउंट ऑफ, देखो अब यहां पर लिखा होना चाहिए कि कैसे सेटअप करना चाहता है प्लेंटिफ, अगर कोई अमाउंट है तो कितना अमाउंट होना चाहिए, वो उसमें प्रेजेंट हो। अ स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, देखो वहां पर क्या होता है कि सब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, अगर यहाँ पर जो मैटर है कितना वैल्यू रखता है, पर्पस ऑफ जुरिसडिक्शन एंड द कोर्ट फीस भरी है कि नहीं है, ये लिखा होना चाहिए। सो फार एज द केस एडमिट, जिससे हमने केस एडमिट को कराया, ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन हो। इसके बाद एडिशनल पर्टिकुलर्स, यानी कि और एडिशनल इंफॉर्मेशन प्लेंटिफ को क्या दी जानी चाहिए।
क्या दी जानी चाहिए प्लेंटिफ के द्वारा? देखो, वेयर द प्लेंटिफ सीक्स द रिकवरी ऑफ मनी, प्लेंटिफ कब चाहता है कि पैसा उसे दिया जाए, रिकवरी ऑफ मनी। द प्लेंटिफ शैल स्टेट द प्रिसाइज अमाउंट द क्लेम, बट वेयर द प्लेंटिफ सू फॉर मैस प्रॉफिट फॉर एन अमाउंट विच विल बी फाउंड ड्यू टू द टेकिंग अनसेटल्ड अकाउंट। देखो यहाँ पर क्या है कि प्लेंटिफ चाहता है कि किस तरीके से अमाउंट को सेटल किया जाए, ठीक है। इसके बाद और यहाँ पर आता है बिटवीन हिम एंड डिफेंडेंट के बीच में कैसे सेटल किया जाए, और मूवेबल इन पोजेशन ऑफ द डिफेंडेंट, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई चल और अचल संपत्ति उसके अंदर यूज हो जानी चाहिए कि नहीं। द प्लेंटिफ शैल स्टेट द अप्रोक्सीमेटली अमाउंट यूज्ड फॉर, प्लेंटिफ कहना चाहिए, प्लेंटिफ को बताया जाना चाहिए कि कितना पैसा उसका लगा सारा इसको काम को करने में। सेकेंडली, वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या ये जो केस है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का है? इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके नहीं जाया जा सकता, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। अगर मेरा कोई मोबाइल फोन है तो वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि मेरा मोबाइल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है, पर कंपैरेटिवली अगर मेरा घर है तो वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको एक जगह से नहीं लेके जाया जा सकता। इसी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, अगर मेरे बागान के अंदर कहीं पर कोई ट्री लगा हुआ है तो ट्री भी मेरी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्री को मेरे एक जगह से ले जाके दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता, सो दैट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके बाद स्पेसिफाइंग द बाउंड्रीज नंबर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सेटलमेंट्स एंड सर्वे, कितनी बाउंड्री, क्या बाउंड्रीज के अंदर हमने सारे रिकॉर्ड्स और सेटलमेंट करे हैं, यानी कितने रिकॉर्ड्स वगैरह हमने लिखे हैं इसके अंदर। वेयर द अगला आता है वेयर प्लेंटिफ सो इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर द प्लेंटिफ शैल शो ओनली दैट ही हैज एन एक्चुअल एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। देखो प्लेंटिफ का पूरा इंटरेस्ट है, ये नहीं किसी के दबाव में आकर वो इस कंप्लेंट को लिख रहा है। इसके बाद अनेबल हिम टू इंस्टीट्यूट द सूट कंसर्निंग, देखो और बताता है कि वो इससे पूरा कंसर्न है इस केस से। द प्लेंटिफ शैल शो दैट द डिफेंडेंट इज और क्लेम्स टू बी इंटरेस्टेड इन सच, देखो प्लेंटिफ शो करता है कि डिफेंडेंट प्रॉपर इस सू के अंदर यानी केस के अंदर इंडल्ज है और उसको इसके अंदर मतलब गिल्टी हो जाना चाहिए। इसका व्हेन द सूट इज इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द एक्सपायरेशन the period of the limitation, the plaintiff shall show the ground upon which the exemption for the such law is claimed। देखो कुछ ना केसेस की लिमिटेशंस होती है कि इसके बाद ये केस अगर आप करोगे तो नहीं, जैसे अगर चेक बाउंस का केस होता है वो 90 डेज का होता है, 90 डेज के बाद अगर आप चेक बाउंस का केस नहीं डालते हैं तो फिर इसके बाद बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो वो बताता है कि अगर लिमिटेशंस मेरा खत्म हो जाता है, जैसे हम लिमिटेशंस एक्ट पढ़ते हैं, अगर वो खत्म हो जाती है तो किस तरीके से हम केस को फाइल किया जाएगा। तो यहाँ पर प्लेंटिफ के द्वारा सारी इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। चलिए देखते हैं, एक यहाँ पर छोटा सा लीगल ड्राफ्ट यहां पर लिखा हुआ है, छोटा सा लीगल ड्राफ्ट नोटिस यहां लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं क्या चीज है वो। देखिए, रिस्टोरेशन ऑफ सूट डिसमिस इन द डिफॉल्ट। देखो एक केस जिसकी सुनवाई हो गई और वो डिसमिस हो गया, अब उस केस को डिसमिस सूट को उस केस को रिस्टोर करना है, तो उसके लिए ये प्लेंटिफ लिख रहा है कि क्या क्या चीजें चाहिए। देखो सबसे पहले उसने क्या लिखा यहां पर, इन द कोर्ट ऑफ मुनिसिफ मेरठ, मुंसिफ मेरठ, मेरठ की कोर्ट के अंदर ये केस डाला। सूट नंबर, केस नंबर क्या है 430 ऑफ ईयर 2006, ईयर डाल दिया। ए यहां पर आएगा प्लेंटिफ का नेम, प्लेंटिफ वर्सेस, वर्सेस मतलब किसके अगेंस्ट में केस है। बी यहां पर आएगा डिफेंडेंट का नेम, डिफेंडेंट का नेम। इसके बाद दैट द आगे रहता है दैट द प्लेंटिफ हैड फाइल्ड अ सूट। अब ये बताता है कि प्लेंटिफ ने सूट फाइल करा है। देखो यहां पर ये बता रहा है कि प्लेंटिफ ने एक सूट फाइल करा था, यानी केस फाइल करा था 14 अगस्त 2006 को, एंड ऑल्सो द नेसेसरी डॉक्यूमेंट 7 दिसंबर 2006 तक उसने नेसेसरी डॉक्यूमेंट सारे डाल दिए थे। दैट देखिए इसके बाद दैट द केस वाज फिक्स्ड हियरिंग। देखो केस जो था 20 सितंबर को सुना गया था। पार्टीज वर इन्फॉर्म टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट एंड द रिप्रेजेंटेटिव, पार्टीज को इन्फॉर्म किया जा चुका था कि वो कोर्ट के अंदर प्रेजेंट रहे। दैट ड्यू टू हैवी रेनफॉल, हैवी एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, द प्लेंटिफ कुड नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट। देखो बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी उस टाइम पर, तो प्लेंटिफ जो था यानी कि जिसने केस करा था वो प्रेजेंट नहीं हो पाया 20 सितंबर को। द केस वाज हर्ड एंड डिसमिस्ड डिफॉल्ट ऑन द 20 सितंबर, केस को सुना गया और उसी दिन ही डिसमिस कर दिया गया कि अब इसको आगे नहीं सुना जाएगा। अब यहाँ पर इट इज देयरफॉर प्रेड, प्रे का मतलब होता है कि देखिए यहाँ पर ना प्रे कर जाती है, यहाँ पर ना जैसे जस्टिस के सामने प्रे करी जाती है, प्रे तो प्रेयर लिखी जाती है एक तरीके से। प्रेयर वो प्रेयर नहीं जो हम स्कूल में करा करते थे वो प्रेयर नहीं है, ये प्रे होती है जस्टिस के सामने एक तरीके से, मतलब
जस्टिस को बताना कि हम आपसे प्रे करते हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप ऐसा करें प्लीज। ठीक है, तो प्रे इज देयर फॉर प्रे टू बी ऑनर, therefore pray that your honor be pleased to restore the suit। कृपया आप इस जो केस को आपने डिसमिस कर दिया उसको दोबारा से रिस्टोर कर दीजिए, एंड द सेम मैरिज ऑफ पास सच अदर प्रेयर्स शुड बी ऑनर्ड डीम्स इट, ताकि हम इसके बारे में आगे कार्रवाई को पूरी कर सकें। डू हियर बाय सोलमली डिक्लेयर दैट द स्टेटमेंट मेड अबाउ, ये एक डिक्लेरेशन है कि जितनी भी स्टेटमेंट मेरे द्वारा ऊपर दी गई है वो बिल्कुल राइट है। वेरीफाइड मेरठ के द्वारा वेरीफाई करी गई इस कोर्ट के द्वारा 30 अक्टूबर 2006 को। तो एक छोटा सा एक लेटर है जो कि किसी भी केस को रिस्टोर करने के लिए लिखा गया है। ये 10 नंबर में भी आ जाता है, 5 नंबर में तो बहुत ही कम आता है, 10 नंबर में ही आता है, तो बहुत छोटा सा है। आपकी इंग्लिश सही हो, लिखना आता हो, आप आराम से मार्क्स स्कोर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी लैंड फ्रॉम द प्रोमिसरी नोट। देखो, मैंने किसी को पैसा दिया और एक प्रोमिसरी नोट बनाया कि भैया उस पर साइन कर लिए खुद भी और उसकी भी साइन करा ली कि मैं आपको पैसा दे रहा हूं, अगर आप मेरे को इस तारीख तक पैसा नहीं लौटाते तो मैं आपको सू कर सकता हूं, आपके ऊपर केस कर सकता हूं। तो ये प्रोमिसरी नोट डाला गया और अगर पैसा नहीं मिला वापस तो उसके लिए सूट करा गया, यानी कि केस करा गया। कैसे था, अब इसको हम लिखेंगे। देखिए, इसकी हम बातें पढ़ते हैं। यहां पर आता है, देखिए, इन द कोर्ट ऑफ म्युनिसिप मेरठ, सूट नंबर 13 यानी केस नंबर 2006, प्लेंटिफ का नाम जो केस कर रहा है, डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट में, दैट 1/1/2006 को डिफेंडेंट यानी कि जिसने पैसा लिया, बोरोड लिया 5,000 रुपए फ्रॉम द प्लेंटिफ जो केस कर रहा है उससे, एंड द फर्दर सेटिस्फेक्शन ऑफ प्लेंटिफ डिफेंडेंट एग्जीक्यूटेड द प्रोबेट द रिसिप्ट, और प्रॉपर उनके पास एक रिसिप्ट भी थी, दैट द मनी वाज पेएबल ऑन द डिमांड, मन पैसे को वापस दिया जाना चाहिए था, दैट द इंटरेस्ट वाज अग्रीड टू बी पेएबल एट द रेट ऑफ 10%, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा वापस दिया जाना चाहिए था, 10%। that the defendant has not paid the said amount, डिफेंडेंट ने पैसा दिया नहीं वापस, और रिक्वेस्ट एंड डिमांड द रजिस्टर्ड नोटिस, उन्हें एक रजिस्टर्ड नोटिस भी भिजवाएगा, दिस सूट फाइल्ड अगेंस्ट द डिफेंडेंट। तो ये डिफेंडेंट के द्वारा मतलब डिफेंडेंट के ऊपर फाइल किया गया नोटिस, दैट द प्लेंटिफ क्लेम्स 5,000 रुपए चाहता है, प्रिंसिपल 500 रुपए बनता है, प्रिंसिपल और 500 रुपए इंटरेस्ट बनता है, इन ऑल द प्लेंटिफ क्लेम्स टोटल 5500 रुपए प्लेंटिफ को चाहिए। दैट द कॉज ऑफ एक्शन फॉर द सूट अरोज, मेरठ कहां पर हुआ, ये मेरठ के अंदर हुआ, कब हुआ, 1/1/2006 को हुआ, व्हेन एन डिफेंडेंट बोरोड द अमाउंट हैज द कोर्ट जुरिसडिक्शन टू फ्राई द सूट, मतलब अब जो कोर्ट है वो चाहती, अब ये वो प्रे कर रहा है कोर्ट से कि आप इस सूट को आगे चलाएं। दैट द वैल्यू ऑफ द सूट फॉर द पर्पस इज जुरिसडिक्शन 5,500 ऑन विच द फिक्स कोर्ट फी इज बीइंग पेड, यानी कि देखिए इस 5,500 रुपए के अमाउंट जो कि प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है, इसके अलावा जो कोर्ट फीस है, कोर्ट फीस उसने पे कर दी है, यहां पर लिखा है। अभी हम पीछे पढ़ गए थे ना कि कोर्ट फीस दे दिया चाहिए, नहीं, अब यहां पर क्या, प्रेयर, प्रेयर मतलब अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं द प्लेंटिफ देयरफॉर प्रेज फॉर जजमेंट एंड डिफेंडेंट 5,500 रुपए अलॉन्ग विद द पेंडेंट लिटिल एंड फर्दर, सॉरी टाइपिंग एरर है यहां पर, फर्दर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ द परसेंट पर एनम कॉस्ट, ये चाहता है। सेट यहां पर आ गया प्लेंटिफ थ्रू द काउंसिल, साइन आ गया यहां पर उसके, और वेरिफिकेशन है कि वेरीफाइड दैट द कंसर्न अबव प्रेयर, दिस इज अबव प्रेयर आएगा यहां पर, प्रेयर आर ट्रू my present knowledge and believe no part and false nothing to be have been concealed therein verified mirror 2006, यहाँ पर 10/10/2006 यहाँ पर की प्लेंटिफ के द्वारा वेरीफाई किया गया कि सारी इंफॉर्मेशन दी गई बिल्कुल राइट है। तो ये छोटा सा एक और केस था। इसके बाद यस एक आती है हमारे पास एडॉप्शन डीड। देखिए बच्चों, इस चीज को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, डीड क्या होती है। डीड एक तरीके का अग्रीमेंट होता है जो कि दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किया जाता है। उस अग्रीमेंट के ऊपर सारी लायबिलिटीज और सारी हमारी लायबिलिटीज को लिखा जाता है कि लायबिलिटीज का मतलब क्या क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं और कितनी लायबिलिटी से हम मुक्त हो रहे हैं, तो वो डीड होती है, एक तरीके का अग्रीमेंट, दो पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट। अब ये एडॉप्शन डीड का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति
किसी बच्चे को गोद ले रहा है तो उसके लिए एक अग्रीमेंट बना जाता है। कल को अगर देखिए, अगर मैंने किसी बच्चे को गोद ले लिया और कल को उसके नेचुरल पेरेंट्स आके उसको क्लेम ना करें, देखिए बचपन में पढ़ाया लिखाया सब कुछ खर्चा मैंने करा, अब जो पाल पोस के बड़ा हो गया मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, उस टाइम पर कोई इसके नेचुरल पेरेंट्स, जो कि नेचुरल पेरेंट्स है, रियल पेरेंट्स हो, आए और बोले भैया अब हमारा बच्चा वापस कर दो, तो मैं तो बोलूंगा भाई मैंने इतना खर्चा करा, मैं क्या करूं। तो उसके लिए एक अग्रीमेंट बनाया जाता है, डीड एग्रीमेंट बनाया जाता है। उसको कैसे लिखा जाता है वो यहाँ पर बताया गया। देखिए, द डीड अडॉप्शन इज मेड बाय मी, मतलब उस व्यक्ति का नाम जो डीड बना रहा है, जो ले रहा है गोद, उसकी एज लिखी जाएगी, कास्ट कौन सी कास्ट का है, और सन ऑफ, जिसके पिता का नाम उसके, एंड रेसिडेंट ऑफ, और इस तारीख को यहाँ पर रहता है। वेयर आई वॉज मैरिड, वो बता रहा है कि श्रीमती शकुंतला से मैरिड हुआ, वो इस तारीख को मैरिड हुआ, और उनके पास एक सन बॉर्न था जिसकी डेथ हो गई उसके जन्म के बाद। तब से उनके पास कोई बच्चा नहीं है। अब वो ए से उनका बच्चा गोद ले रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा रहा है कंसिडरेशन वाइल द इन पोजेशन ऑफ माई सेंस, वो कह रहा है कि मैं अपनी पूरी सेंस होशोबाज में ए से उसका बच्चा अडॉप्ट कर रहा हूं, और ए भी अपने होशोबाज में अपने बच्चे को अडॉप्ट मुझे दे रहा है, अडॉप्ट करा रहा है। ए की एज कितनी है वो यहाँ पर लिखी गई है, उसके सन की एज कितनी है और क्या कास्ट है उसका, रेसिडेंट कहां पर है। हिज सन नेम शांति प्रसाद, उसके 11 साल एज है, 11 साल के एक बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है। एक्सेप्टेड अडॉप्ट एज माय सन टू बाय मॉम एंड, और अपनी वाइफ में उसके और उसकी बीवी के द्वारा अडॉप्ट किया जा रहा है। और द एफोर्स शांति प्रसाद डिटरमाइंस ऑल राइट्स एंड लायबिलिटी, अब वो कहता है कि शांति प्रसाद जो कि उसका रियल पेरेंट्स है, उनकी सारी लायबिलिटीज और सारी ड्यूटीज खत्म होती हैं। आज से इस बच्चे की सारी ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज मेरे साथ शुरू हो जाती हैं। तो फ्रॉम द एफोर्सेड डेट दैट सेट द शांति प्रसाद शैल हैव ऑल द लीगल राइट्स ऑफ माय सन इन फैमिली। अब क्या है, अब क्या है, शांति प्रसाद जितने भी लीगल राइट्स है उसके नेचुरल पेरेंट्स सारे उसको दे रहे हैं, और आज से सारे लीगल राइट्स उस व्यक्ति को देंगे। इन विटनेस वेयर आई वाज वेयर ऑफ आई द सेट बी, अब बी कह रहा है कि विटनेस, देखिए अब जब डीड बनाई जाती है तो कुछ विटनेस की प्रेजेंस में बनाई जाती है, यानी कि कुछ लोग गवाह होते हैं कि हाँ ये हमारे सामने बात हुई थी। हैव हियर टू से माय हैंड एंड द डे द ईयर फर्स्ट अबव मेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ द विटनेस, मतलब ये जितनी भी डीड बनाई गई है सब विटनेस की प्रेजेंस में बनाई गई है। तो ये भी आपके 10 मार्क्स में आती है। मैं आपको फिलहाल सारे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस करा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको 20 मार्क्स के, फिर 5 मार्क्स के सारा लेके चलूंगा, लास्ट तक लेके चलूंगा। बिलीव में एग्जामिनेशन तक बने रहिएगा गुरुजी क्लासेस के ऊपर, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपके एग्जाम से रिलेटेड। और प्लीज कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, आपको ये नोट्स भी पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसी के साथ ये वाला छोटा सा लीगल हो गया खत्म। यस, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर जो बच्चे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे होंगे वो जरूर कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने गुरुजी क्लासेस को सर्च करा और यहाँ पर वीडियो को देखा। आप प्लीज अगर चैनल तो आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और बताएं उनको कि लास्ट तक उन्हें फ्री पीडीएफ मिलेगी। अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे नंबर 8851450051 पर व्हाट्सएप करिए। मेरी टीम आपको इसकी फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराएगी, और जो भी लीगल से जुड़े है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है बीएलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर, कोई भी नोट्स चाहिए, कैसे पेपर देने हैं, किस तरीके से एग्जामिनेशन आएगा, हर चीज का सॉल्यूशन दिया रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।